हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीडियो हमारा पॉडकास्ट रहेगा। हम अपने सेलिंग कैप्टन जो भी करंट मेरे साथ सेल कर रहे हैं उनके साथ हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू शिपिंग, उनका कैरियर एंड एवरीथिंग। सो बी ट्यून्ड, वॉच टिल। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए बिजी शेड्यूल में। जहाज रुक नहीं रहा है फिर भी हमने टाइम दिया। सर सबसे पहले हम व्यूअर्स या फिर सबका क्वेश्चन यही रहता है कि कैप्टन कैसे बनते हैं, और इन अदर वे आपका जर्नी सर कैप्टन तक का कैसा रहा और आपके एक्सपीरियंस। देखो, सबसे पहले तो सबको सलाम। और जब जो देख रहे हैं उन सबके लिए मेरे बेस्ट रिगार्ड्स उनके लिए। सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग के लिए ना आपको ये चाहिए कि आप या तो बीएससी ग्रेजुएशन करें मेरे टाइम नॉटिकल स्टडीज़ के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर, जिसमें भी आप करना चाहें आप वो करके आपके पास एटलीस्ट ये है कि आपके पास बेस आ जाए। जब आपने बेस बना ली ना अपनी, फिर उसके बाद जो है यानी कि आपने कैरियरशिप का जर्नी स्टार्ट हो, हंटिंग फॉर द जॉब एज अ फ्रेशर। बहुत सी कंपनी से दरवाजे ही बंद कर देंगी। कैडेट्स को नहीं लेते, हम इंटरटेन नहीं करते, या कुछ ऐसी कंपनीज होंगी बोलेंगी लाओ भाई पैसे दो तो फिर आपको भेज देते हैं। तो फ्रेशर का जो ठप्पा है ना वो बड़ा ही मुश्किल तरीन होता है, वो नामा जो है ना। और पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि जो है बच्चा जल्द से जल्द जॉब पे चला जाए, आपका भी ड्रीम होता है, हमारा भी ड्रीम था, बस जितनी जल्दी हो सके जहाज पे चले। तो मुझे भी अपना पहला जहाज जो है वो 11 महीने के बाद। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 11 मंथ बाद आपको हाँ, मैं 2000 के अंदर दिसंबर में पास आउट हुआ अकेडमी से, पाकिस्तान मैरीन अकेडमी से। और जो मेरा पहला जहाज था ना वो मुझे मिला 7 नवंबर 2001। सो 11 मंथ्स हम जॉब ही नहीं पे रहे। हाँ, पहले एक था, मेरी फ्लाइट थी, लकीली वो 9/11 को फ्लाइट थी। मैं दोस्तों से मिलने गया कि मेरी जो है ना नेक्स्ट डे फ्लाइट है, तो उन्होंने कहा वो फ्लाइट तो होगी नहीं, ये देखो 9/11 हो गया। तो 2 मंथ्स तो फिर तो वो सब बैन हो गया था। फिर 2 मंथ्स के बाद मैंने अपना पहला जहाज ज्वाइन किया 7 नवंबर 2000 में, यूनाइटेड अरब शिपिंग के अंदर मैंने एज अ कैडेट ज्वाइन। और वो ऐसा जहाज था, उसका इबन अल अतील नाम था। और अगर आप थॉमस स्टोवेज की आप वीडियो देखेंगे वीडियो टेल के अंदर, तो आपको वो जहाज नजर आएगा। वहाँ पे वो ट्रेनिंग वीडियो वहाँ से बनी। और फिर उस जहाज पे मैंने अराउंड 9 मंथ्स उस जहाज पे मैं रहा। वहाँ से उतर के मैं नेशनल कंपनी में चला गया। पाकिस्तान में 24 मंथ्स रिक्वायर्ड है आपको एग्जामिनेशन में। एग्ज़ाम मैंने अपना पाकिस्तान से दिया। ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद मैं फ़ौरन ही नेशनल कंपनी में मैंने ज्वाइन किया एज अ थर्ड। और ये इस यहाँ तक पहुँचने पहुँचने में 2005 हो गया। सिर्फ कैडेट से थर्ड ऑफिसर तक पहुँचते लगभग एग्ज़ाम। 5 साल लग गए, और वही बीएससी करने में आपको 3 साल, मतलब 8 साल लग गए। 2 साल वो लग गए। ठीक है, बीएससी के अंदर 4 साल जो है आपको कैडेटशिप पूरा करने में और एग्ज़ाम देने में। 2005 में मुझे सीओसी इशू हुई और मैंने ज्वाइन शिप एज अ थर्ड। बहुत अरसे थर्ड में रहा। फिर प्रमोशन के लिए कभी इसमें चले गए कंपनी में, दूसरी कंपनी में चले गए, और जर्नी चलता रहा। और फिर एंड में आके 2011 में मैंने अपना अचीवमेंट पास किया। अचीवमेंट भी मैंने पाकिस्तान से पास किया। 2011 में जब मैंने पास किया तो फिर मुझे एडनॉक में जॉब मिली। और फिर एडनॉक का जर्नी स्टार्ट होता है 2011 से लेके अंतिल 2025। वहीं पे मैं एज अ सेकंड मेट भी था, वहीं प्रमोट होके चीफ मेट बना, और वहीं प्रमोट होके एज अ मास्टर। मास्टर के एग्ज़ाम के लिए मैं जॉर्डन गया। जॉर्डन से मैंने जो है अपना मास्टर जो है सीओसी वहाँ से निकाली। एटनॉक ने मुझे प्रमोट किया उसी चीज़ के लिए। और 2023 में मैं एज अ मास्टर उसी ही शिप पे ज्वाइन किया जिस शिप पे मैं सेकंड मेट भी था, चीफ मेट भी था, और उसी जहाज़ पे मैं मास्टर था। थैंक यू सो मच फॉर के सर। काफ़ी लंबी जर्नी रही आपकी, और डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा वो एक्सपीरियंस
और जो न्यू कमर्स है उनके लिए एक आइडिया मिल जाएगा कैप्टन बनने में कितना टाइम जाता है और प्रोसेस क्या है। सर नेक्स्ट सवाल, वैसे जो जितने हमारे व्यूअर्स है स्पेशली शिपिंग रिलेटेड सबको पता है हु इज द बॉस ऑन द शिप, बट जनरली फॉर नॉन सेलर्स हु इज द बॉस ऑन द शिप एंड हु इज चीफ इंजीनियर एंड व्हाट वेयर डज ही स्टैंड्स? देखो, पहले तो वो जो पिछले सवाल का थोड़ा सा मैं एडिशन करूं कि आपको प्रमोशन चाहिए ना, तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप टाइमली एग्जाम निकाल के आपके पास लाइसेंस हाथ में होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कभी भी बन जाती, अगर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है तो ऑफिस आपको कभी कंसिडर नहीं करेगा। बेशक आप कैपेबल हो, कैप्टन आपको जज कर रहा है, चीफ इंजीनियर आपको जज कर रहा है, पर आपके पास लाइसेंस नहीं है, पर आपके अंदर कैपेबिलिटीज है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम हो, जैसे ही आपका सेलिंग टाइम पूरा हो एग्जाम के लिए जाए, दैट इज वेरी सर हाँ। अच्छा, बॉस कौन है? जहाज पे सिर्फ एक ही बॉस है, एक ही डॉन है, वो है कैप्टन। ठीक है ना? हाँ, चीफ इंजीनियर देखो इस बाकी ये डेप्यूटी है, वो फुली इंचार्ज है मशीनरी को। आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है जो चीफ इंजीनियर के पास होती है, पर बॉस एक ही है जहाज का, उसी के थ्रू आगे सारे रूल्स सारी चीजें फॉलो की जाती है। वही आपका एक लिंक मैन है कंपनी और जहाज का, क्योंकि मास्टर जो है वो शिप गुरु नहीं है, इज अ ऑनर रिप्रेजेंटेटिव ऑन, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ही की है। कुछ भी हो जाए जहाज पे, बेशक इंडियन में हो डेक पर हो, ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो बॉस सिर्फ एक ही है, वन एंड वन ओनली वन एंड ओनली कैप्टन। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने 2001 में अपना कैरियर स्टार्ट किया और अभी चल रहा है 2025, ऑलमोस्ट आपको 25 साल हो गए शिपिंग में। आपने बहुत सारे समुंदर देखे होंगे, बहुत सारे देश में गए होंगे। ये सबसे हटके सर एक आपसे एक एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं सर, आपने क्या इमरजेंसी फेस की? आपको जैसे हम बोलते हैं कि हम वी वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी फॉर एडवेंचर्स, तो एडवेंचर्स और प्लस वो एडवेंचर्स और रियल इमरजेंसी में सर क्या डिफरेंस है, और आपने क्या ऐसा फेस किया जो आपको कभी लगा होगा कि ये नहीं होना चाहिए था जिंदगी में? देखो, एडवेंचर्स तो अब बहुत कम ही रह गई हैं। आपको शोर लिफ्ट नहीं मिलती, सिक्योरिटी रीजन, पासेस नहीं है, पोर्ट स्टे कम हो गया है, और अगर पोर्ट स्टे है भी तो उसके अंदर ही कोई इंस्पेक्शन आ गया, कुछ आ गया, आप जा नहीं सकते बाहर। ठीक है, तो एडवेंचर्स कर दी है तो कार्गो शिप पे जाना है जहाँ पे आपको टाइम मिले। टैंकर्स पे आपको ये चीजें नहीं मिलेगी, सेफ्टी का बहुत ज्यादा ख्याल है, फिर लोडिंग टाइम कम है, डिस्चार्जिंग टाइम का उसका कम है, टर्मिनल्स दूर होते हैं इनके। हाँ, जनरल कार्गो हो गया, कार्गो वेसल्स हो गए, ये तो शहर के अंदर ही इनकी बर्थ होती है ज़्यादा, सिटीज करीब होती हैं, ज़्यादा टाइम पोर्ट में रहता है, 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन रहता है। कुछ कार्गो तो ऐसे हैं, जब मैं कैडेट था तो हमने यूरिया लोड किया और हमने थाईलैंड डिस्चार्ज किया तो 30 डेज लगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, यू कैन नॉट लोड द कार्गो। ह्यूमिडिटी जैसी बड़ी, आपने कार्गो बंद करके, हैचेस बंद करके आप बैठ गए, क्लाउडी वेदर हो गया है, बारिश हो गई है, तो 30 डेज डिस्चार्जिंग, तो वो दिन होते हैं जहाँ आप बाहर जाके घूम सकते हो। यहाँ तो आपको तो टैंकर्स पे आप भूल गए। हाँ, रही बात इमरजेंसीज की, इमरजेंसीज मैंने अपने पहले ही जहाज पे 4 दफा आग देखी। आग लग गई थी जहाज? ठीक है, हाँ, आग लग गई सर थी। आप पूरा कैरियर टैंकर पे और रहे? नहीं, मेरा पूरा कैरियर टैंकर्स पे नहीं रहा, मैंने जनरल कार्गो वेसल्स किए, मैंने बल्क कैरियर्स किए, मैंने कंटेनर्स किए, मैंने हैवी लिफ्ट शिप किया, और फिर मैं टैंकर्स पे आया। टैंकर्स में भी पहले उस पे प्रोडक्ट पे, फिर केमिकल पे, अब फिर दोबारा प्रोडक्ट क्रूड पर आ गए। तो ये सब जर्नी रहा। इमरजेंसीज तो ऑलमोस्ट मैंने सारी देखी, फायर देखी, कोलिजन देखा, ग्राउंडिंग देखी। एबेंडर शिप भी एक दफ़ा कैप्टन ने कॉल कर दिया था, वो लकली हमारा इंजन स्टार्ट हो गया, नहीं तो जो है वो ईरानियन वेसल पे था मैं, कंटेनर शिप पे। और टाइफून पास होने के बाद ताइवान के पास जो है वो इंजन उसका बंद हो गया था, फास्ट ऑल्टरेशन की वजह से। तो सम ऑयल जो है वो एक तरफ गया, लो प्रेशर हुआ, मेन इंजन जनरेटर्स बंद हो गए। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट बहुत केओस था वो उस टाइम पे। कैप्टन ने एबेंडर शिप कॉल किया, तो एक जवान था, एक थर्ड इंजीनियर, जिसे मैं आज भी कहता हूँ कि उसकी वजह से हमारी शायद जानें बच गई,
क्योंकि रफ वेदर में ना लाइफ बोट आपको सरवाइव नहीं कर सकती। इतना बड़ा जहाज नहीं बच रहा, तो लाइफ बोट आपको क्या वो करेगी। तो बेस्ट आपका ऑप्शन लास्ट तक जो है वो आपका शिप ही है, आपको वही बचा। तो लास्ट बिल्कुल जाके आपने सिनेरियो के अंदर जो है वो जहाज को बंद कर दिया। And हम वो सिचुएशन में थे, और बस अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। वो जहाज स्टार्ट हो गया और दोबारा से पैसेज रिज्यूम किया, और कोई कंटेनर ओवरबोर्ड नहीं हुआ। तो सारी चीज़ें, तो इमरजेंसी तो सारी ही मैंने तकरीबन देख ही ली है। इंजरीज भी हैं उसके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइफून से टैकल, ये चीज़ें, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और एज अ मास्टर जब आप बनते हैं तो आपके लिए मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ही ये होती है कि आप इन इमरजेंसीज को कैसे डील कर सकते हैं। बहुत आपको काम रहना है इन सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि डिसीजन आपका ही है, सब आपको देख रहे होते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन आएगी या क्या ऑर्डर। अगर मास्टर ही ने पैनिक कर दिया उस टाइम पे, तो फिर कोई नहीं कर सकता। जैसे आपने बोल दिया कि होल एंड सोल एवरीथिंग कैप्टन, जो भी इमरजेंसी आया हम सब डेफिनेटली हम आपके ही ऑर्डर का वेट करेंगे। तो सर इसी से मेरा रिलेटेड अगला सवाल है सर कि आपका डेली रूटीन क्या है, मतलब आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है, और एज अ मास्टर व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जनरली अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम बोलते हैं अरे कैप्टन सर आए काम दे के चले गए जनरली हर एक ऑफिसर्स के दिन कभी। तो सर आप देखो, मास्टर का तो काम है कि जहाज के ऊपर कंपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना। जो कंपनीज की इंस्ट्रक्शन है वो सबसे फॉलो करना। उसके अंदर आपका ISM भी आ जाएगा, आपके सेफ्टी, ये सारी चीजें। तो कंपनी ने भेजा ही आपको एज अ है कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तो उसने आपसे काम लेना है, ठीक है ना। और मास्टर ही सारी चीजों का इन द एंड आंसरेबल टू द ऑफिस, ठीक है ना। वो ये नहीं कह सकता कि यार इसको मैंने काम दिया इसने नहीं किया। इफ इज नॉट फॉलोइंग, यू शुड हैव गिवन द कोड ऑफ कंडक्ट के तहत वार्निंग देंगे आप उसे, ठीक है ना। तो कोड ऑफ कंडक्ट भी है, वो इम्प्लीमेंट होता है जहाज़ों के ऊपर। ये सारी चीज़ें हैं। आपने एटमॉस्फेयर भी अच्छा रखना है, आपने सेफ्टी को भी देखना है, आपने लोगों से काम भी लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने कर। तो सुबह जो स्टार्ट होती है वो तो सुबह ईमेलों से स्टार्ट होती है। सुबह सुबह आप आए ऑफिस को, पहले ये बताएं जहाज़ क्या है, कहाँ पर है, ETA पास करने हैं, थर्ड पार्टीज को बताना है, कोई इंस्पेक्शन है, उसके लिए आपने जहाज़ को रेडी करना है, ठीक है। उसके बाद सुबह के बाद तो उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है कैप्टन का। पहले तो सबसे पहले उठ के वो यही देखता है कि कितनी ईमेल्स आ गई हैं। आजकल तो ये दौर है। और उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट, और फिर उसके बाद ये सारे काम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कि आज क्या प्लान है, आज क्या चीज़ें हैं। डेली मीटिंग उसके अंदर आ जाती है, सेफ्टी मीटिंग आपकी जो है डेली, जो आपकी टूल बॉक्स मीटिंग है काम से पहले, वो आपने करनी है। वर्क परमिट्स है वो आपने रेडी करने हैं, साइन करने हैं। उसके बाद लोगों को काम पे भेजना है। तो उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो कैप्टन ही है। सब जगह मास्टर का ही साइन है। जी सर। तो ओवरऑल इंचार्ज, सब चीजों को देखना है। समझ लो कि वो जहाज के ऊपर जो है वो सबकी केयर भी वही करेगा, ठीक है। सबके लिए जो है वो सेफ्टी का भी ख्याल करेगा, पोल्यूशन, सेफ्टी, हर चीजों को देखेगा। लिमिटेड नहीं है कि बस दूसरों को काम दिया और जाकर सो गया कैप्टन, ऐसा नहीं है। वो सब चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर आपने एक अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करना, तो हर चीज़ पे नज़र रखना, और काम की ही इज्जत हो। आपका काम अच्छा है तो आपकी इज्जत हो, बेशक वो जूनियर ऑफिसर हो या सीनियर ऑफिसर। कंपनी बोलती है ना मुझे आपकी नेशनलिटी पसंद है, ना ही मुझे आपका रंग पसंद है, आपका काम कैसा है, आपकी रिपोर्टिंग कैसी, ये मायने कर। और आप मेहनती होंगे तो हर कोई आपकी कदर करेगा। मेहनत वाले बंदे की कदर है, बाकी किसी की कदर नहीं, किसी भी प्रोफेशन। सर जैसा कि आपने बोला कि आप डिफरेंट कंपनीज में सेल किए, तो आपने डिफरेंट नेशनलिटी के साथ सेल किया हुआ है। तो सर उस पॉइंट को रखते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कैसा रहा विद इंडियन सीमेन। देखो, ये थोड़ा सा
ट्रिकी क्वेश्चन है। हम शुरू से ही मल्टीपल जो है ना क्या कहते हैं नेशनलिटीज के साथ काम करते हैं, स्पेशली सीफेयरर्स जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं वहाँ पे मल्टीनेशनल्स रखे जाते हैं। एक तो वजह ये है कि एक ही नेशनलिटी को अगर आप एक जहाज पे रखते हैं तो आप लिमिटेड हो जाते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई पाबंदी या कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है किसी कंट्री में तो आपको होल सोल क्रू चेंज करना। तो शिपिंग कंपनीज की क्या होती है पॉलिसी कि हर परसेंटेज के हर कंट्री का एक परसेंटेज रख देते हैं कि 5% इस कंट्री के 5%। तो इन केस कि अगर किसी नेशनलिटी के वजह से जहाज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है तो उनको रिप्लेस करना इजीली हो, 10% को रिप्लेस करना पड़े होल सोल कंपनी के अंदर इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द 100 पीपल्स इन वन। ठीक है। दूसरा ये हो जाता है, देखो आजकल तो वैसे ही जरा न्यूज को अगर देखोगे तो बहुत ही हॉट है कि लड़ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, वो लड़ रहे बॉर्डर्स पे लड़, और जो कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हमेशा से रही। ठीक है, ये तो गोरे ने जब वो लाइन खींची थी तो उसके बाद से वो सोच के किया था कि ये लड़ते ही रहेंगे। ठीक है, ये पॉलिटिकल चीजें चलती है। जहाजों के ऊपर तो हमें कभी ऐसा नहीं हुआ, तुम मेरे साथ में हो, हमने कभी इस चीज को फील नहीं किया। नहीं सर, ना ही कभी हमने डिस्कस हाँ। किया। और इस चीज को डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी लोग आते हैं जहाज के ऊपर, एक तो सीमेंट तो सारे इनोसेंट है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि वो घर से दूर, ठीक है, जहाज के ऊपर आते हैं, अकेले रहना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये बहुत सारी स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, तो इन चीजों को अगर आप साथ मिला लें पॉलिटिकल इश्यूज को, तो आपके जहाज के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बेहतर ये होता है कि जहाज के ऊपर जो है ना तो आप किसी रिलीजियस को आप डिस्कस करें और ना ही आप नेशनलिटीज के ऊपर जो है ना कोई बात करें, क्योंकि सभी लोग आए हैं अपने घर वालों के लिए कमाने के लिए, सारे इक्वल, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा होता है कि उसके जो है घर के लिए अच्छी आसानियां रहे। हर कोई अपने घर के लिए कमाने आए, नहीं तो किसी को शौक नहीं है कि इतनी दूर आते कमाने। थैंक यू सर। और कभी सर ऐसा मुझे आपके साथ फील करते हुए कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं डिफरेंट नेशनलिटी के साथ सेल कर रहा हूँ। बिल्कुल, देखो काफी अच्छा लगा आपके साथ काम हाँ, करते हुए। देखो बिल्कुल ये बहुत जरूरी होता है कि आपको सबको साथ लेके चलते हैं। आप जहाज के ऊपर समझ लें कि एक एक बंदा नीचे से लेके लोअर रैंक से लेके टॉप रैंक तक आपने सबको एक साथ लेके चलना है। आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, लोगों का आउटपुट अच्छा होगा। जब लोगों का आउटपुट अच्छा होगा तो लोग खुशी से आपके लिए काम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी मेरी एडवाइस भी तुम्हें ये है कि कभी भी रिलीजन को और नेशनलिटीज को, कभी जिस चीज को और पॉलिटिक्स को कभी डिस्कस नहीं करो। थैंक यू। लिमिटेड रहो उसके ऊपर, तो हर चीज सही रहेगा। थैंक यू सर फॉर द एडवाइस। तो सर जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं हर कंपनी सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, इसके अलावा कुछ बात ही नहीं हो रहा है। सेफ्टी के बात पॉइंट पे अगर देखा जाए तो एक काम स्टार्ट करने से पहले हम कम से कम 5 चेकलिस्ट बनाते हैं। बट सर फिर भी डे बाय डे लाइफ में, एक्चुअल्स लाइफ में इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ भूषण मर गया, वहाँ एबी मर गया, हाई सीज में कोई गया डेक पे वो मर गया, मतलब डेथ हो गया या फिर जो भी सर एक्सीडेंट। तो सर ऐसा क्यों मतलब लग रहा है कि सेफ्टी इज ओनली ऑन द पेपर बट एक्चुअल लाइफ इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। देखो शॉर्टकट्स लेने से जो है ना ये सारे इंसिडेंट होते हैं। आईएसएम को बनाया इसीलिए गया कि ये शॉर्टकट्स जो लेते थे ना कि हमें सब पता है, हमें सब पता है, ये चेकलिस्ट बनाई इसीलिए, चेक लिस्ट, ये हर चीज को चेक करना है और उसको फॉलो करना। खाली टिक 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 करके बगैर पड़े सब ओके 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 करके बंदे को नहीं भेजना। अगर प्रॉपरली आईएसएम को फॉलो किया जाए, ठीक है, थोड़ा सा वो लगता है कि अभी ये चेकलिस्ट भरूंगा, वर्किंग अलॉफ की भरूंगा या एंट्री की भरूंगा, मगर उसमें आपकी अपनी खुद की सेफ्टी, अगर सही प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए और आप स्ट्रॉन्ग हो, ऑफिस को बोले कि ये पॉसिबल नहीं है जब तक ये सेफ्टी फॉलो नहीं होगी, ये इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। दूसरा अवेयरनेस, ट्रेनिंग्स, ये जब जहाज़ों पे नहीं होगी, आपने अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। आपने काम से पहले इसीलिए बोला गया है कि टूल बॉक्स मीटिंग, रिस्क असेसमेंट, इसीलिए पहले कहा गया है कि आप उसकी असेसमेंट करके बताएं कि ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। तो अगर वो सब उसको जब अपने रिस्क फैक्टर्स पता होंगे तो ही वो सेफली काम कर सकेगा। शॉर्टकट्स लेने से यही एक्सीडेंट इंसिडेंट होते हैं।
द मोमेंट एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है ऑलवेज शिप्स क्रू एंड ऑफिशियली डेफिनेटली मास्टर्स आर ब्लेम। तो सर इस पॉइंट पे क्या ऑफिस का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जैसे मैंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं जहाँ पे लिटरली चार्टर ने मास्टर को फोर्स करा था, बट मास्टर वाज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। बट अगर वो काम हो जाता और कुछ हो जाता तो मास्टर इज ब्लेम। सो सर यहाँ पे ऑफिस स्टैंड क्यों नहीं करता? व्हाई ओनली शिप्स क्रू ब्लेम्ड? देखो, ऑफिस तो आपके ऊपर कोई वो नहीं है कि आपको बोला जाए कि फोर्स करें। आपके पास सोलली आपके पास जिसे बोला जाए ना पावर है, उसको डिनाई करने की। सोलास आपको क्या बोले, सेफ्टी ऑफ लाइफ फर्स्ट है, टॉप प्रायोरिटी को आप मना कर दें, नहीं कर। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने 2001 में करियर स्टार्ट किया, उस टाइम पे तो सर इंटरनेट नहीं था, काफ़ी जहाज पे एक बार आ गए तो आई थिंक हम पूरे आइसोलेट हो जाते थे। सर मेरा इसी से रिलेटेड से क्वेश्चन है कि अभी करंट सिनेरियो में हम जैसे देख रहे हैं कि वर्ल्ड इज ट्राइंग टू मूव ऑटोनोमस शिपिंग, जहाँ पे कोई भी मैन पावर जहाज पे नहीं होगा और थिंग्स विल बी कंट्रोल्ड बाय द ऑफिस। बट सर हम जैसा अभी देख रहे हैं लास्ट अभी इधर वॉर चल रहा है ईरान इसराइल यूक्रेन रशिया, वहाँ पे जीपीएस स्पूफिंग और जीपीएस जैमिंग की वजह से बहुत ज़्यादा वेसल्स ग्राउंड हो चुके हैं, बहुत एक्सीडेंट रिपोर्ट किए गए हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि ऐसे करंट सिनेरियो में ऑटोनोमस शिपिंग कितना जल्दी बूम करने वाला है, या हम और एज अ सीफेयर क्या इस ऑटोनोमस शिपिंग की वजह से विल लूज आवर जॉब्स, क्या हमारा जॉब्स हमारे हाथों से छूटने वाला है? हाँ, छूट तो नहीं सकता हाथों से। क्या है चक्कर, हम सब एंड्रॉयड हो चुके हैं। जब हर चीज एंड्रॉयड हो जाएगी तो लोग जो है वो जो ओल्ड नेविगेशन थी उसको भूल चुके हैं। न्यू जनरेशन आती है, एडिस यूज करती है, पेपर चार्ट्स नहीं है, कलर रूलर नहीं है, सेक्सटन को यूजेज इतना ज़्यादा नहीं करती, सेलेस्टियल नेविगेशन को भूल चुकी है, ठीक है, रेडार्स ऑब्जर्वेशंस नहीं करती थी। तो सारी बातें वो ओल्ड जो स्कूल है वो नेविगेशन दोबारा से आ जाएगी जब ये जीपीएस स्पूफिंग होगी या आप वार जोन एरियाज में जाएंगे तो ओल्ड स्कूल नेविगेशन। न्यू जनरेशन के अंदर तो वो है ही नहीं, जीपीएस चला जाता है या इधर उधर भागते हैं बच्चे, क्योंकि उन्होंने ये चीज फेस ही नहीं की कि आप लैंड से आप फेडरल इंडेक्सिंग है, रडार के कॉन्स्पिशियस वो है, टारगेट्स है, उसको यूज करना है, लाइट हाउसेस को यूज करना है। ओल्ड नेविगेशन नहीं है। तो ओल्ड स्कूल नेविगेशन जब तक है शिपिंग चलती रहेगी और नए बच्चों को ओल्ड स्कूल नेविगेशन सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एआई सब कुछ हैक कर सकता है। अब सब जहाज़ों पे इंटरनेट है, सारे इक्विपमेंट डिजिटल है। एआई कंट्रोल करना चाहे तो सब चीज़ों को कंट्रोल करना है। आहिस्ता आहिस्ता ये रिप्लेसमेंट है हमारी, पर जब इसको ओवरराइड किया जाएगा तो वो ह्यूमन ने ही करना है अंदर, और फिर दोबारा बैक टू ओल्ड नेविगेशन पे जाना। तो वही चलेंगे जिनको ओल्ड नेविगेशन आती है। तो मतलब बेसिकली अभी ऑटोनोमस करंट सिनेरियो के हिसाब से शायद इतना जल्दी हमारा जॉब जहाज से नहीं लेने वाला है। हाँ देखो, इतना जल्दी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा इसके। बहुत सारी चीजें जहाज को चलाने की। और सर जैसा कि आपने ऑलरेडी बताया इमरजेंसी से रिलेटेड कितने शिपिंग्स में आपने फेस किए, सर उसी के पॉइंट को दिमाग में रखते हुए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया सर कि जैसा कि वर्ल्ड स्पेशली आईओ ने भी टारगेट रखा है कि अराउंड 30 to 35% वुमेन एम्पावर्ड करना है शिपिंग्स में। तो सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है रिलेटेड टू गर्ल्स सीफेयरर्स, उनको कितना प्रोएक्टिव ज्वाइन करना चाहिए और उनके लिए क्या चैलेंजेस फेस कर सकती हैं वो शिपिंग में? एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मेल डोमिनेंट एरियाज के अंदर वुमेन को जो है एंटर करने के लिए ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, खासतौर पे लड़कियों को भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि या तो 3-4 लड़कियां एक जहाज पे हों तो फिर सर्वाइवल उनके लिए आसान है। अब जितनी पॉलिसीज आ रही हैं, हरासमेंट पॉलिसीज, ये पॉलिसीज, तो मुश्किल तरीन होता चला जाए। कुछ भी रिपोर्ट होता है आपके अगेंस्ट आप, हाँ ये उस वक्त पॉसिबल है कि सीनियर ऑफिसर्स के अंदर जब लड़कियां आएंगी तो फिर जाके थोड़ा सा चेंजेस आएंगी वर्ल्ड में।
उससे पहले तो मुश्किल। जूनियर के अंदर से आने से वो पहले ही छोड़ के चली जाती है। टफ लाइफ है एज कम्पेयर टू शोर साइड और इधर आप जॉब्स देखें तो सी मेज मेल के लिए इतना टफ है तो लेडीज के लिए तो और भी ज्यादा टफ है। मैं ये समझता हूँ। जी सर, जैसा कि हम ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, हम कभी कभी महीनों भर जमीन से दूर रह जाते हैं, कभी हफ्ते भर इंटरनेट लॉस कर जाता है, घर पे हाँ। कम्युनिकेट नहीं कर पाते। डेफिनेटली सर, जैसा कि अभी करंट सिनेरियो में जो टैंकर्स पे सेल कर रहे हैं उनको पता है कि वेटिंग्स क्या होता है। शायद जब तक था तब तक तो सर लाइफ टफ थी, बट फिर भी इट्स ओके। बट नाउ सर शायद 2.0 जो पर्टिकुलरली ऑफिसर्स, क्रू, मतलब सी स्टाफ को ब्लेम करने जैसा लग रहा है। और सर क्वेश्चंस जैसे वो पूछ रहे हैं, जैसे हमने फेस किया, वो तो ऐसा लग रहा है सर कि जो हमारी गवर्नमेंट हमें सीओसी इशू कर रहे हैं उसका तो कोई वैल्यू नहीं है सर। सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? देखो साइड 2.0 कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज हैं इंडिविजुअल हिसाब के। अब होता क्या है कि हर कोई इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होता कि क्या सवालात पूछे जाएंगे। अभी ये इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है तो सवालात लोगों को आ रहे। अब हर कोई जो है इतना वोकल नहीं होता और हर कोई जो है फौरन ही उस सिनेरियो के ऊपर जवाब नहीं दे सकता जब तक वो मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। जहाज़ के ऊपर पहले ही आपके पास स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। आप एक एग्जामिनेशन के लिए जो जाते हैं ना तो आप प्रिपेयर्ड होते हैं कि आपने ये सवालात देने, ये जवाब देने। जहाज़ के ऊपर तो आपके ऊपर डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस होता है और डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर या इंस्पेक्टर जो आया है वो किस टाइप के आपसे सवालात कर। अब हर बंदा 100% तो हो नहीं सकता। हाँ, उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो ये बता सके कि यहाँ से इस किताब से ये चीज़ मिल जाएगी। बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, हम उसको याद नहीं कर सकते, पर हमें सोर्स का पता होना चाहिए कि आप फौरन उसको इंस्पेक्टर को आप ये जवाब दें कि सर दिस इज़ अवेलेबल इन दिस बुक और ये रेगुलेशन। अगर आपने इतना भी आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया तो वो आपकी कॉम्पिटेंसी बेस के ऊपर जो है वो सवालात नहीं करें। क्योंकि मेजर प्रॉब्लम जो है ना वो इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स को रोकना। साइड 2.0 है तो बहुत हेक्टिक। बहुत सारे लोगों ने शिपिंग को इसलिए बाय बाय कर रहे हैं कि ये साइड 2.0 से जो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ऑफिस आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस 100% उनको दें। बेशक हर कोई अपनी 100% दे रहा होता है, पर जहाज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि 100% हो ही नहीं सकती। ये वक्ती तौर के ऊपर है। इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्शंस हो गए, हर कोई यही देता है कि जब वो जहाज़ पे आए थे तो ये चीज़ ठीक थी। उनके जाने के बाद भी कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, कभी भी फेल हो सकता है। हाइड्रोलिक है, कभी भी काम छोड़ सकता है। ठीक है ना? तो जो भी इंस्पेक्शन करता है वो यही बोलता है कि जब मैं वहां मौजूद था तो वो चीज़ ठीक थी। उसके बाद की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। ठीक है ना? तो कोई भी किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, बेशक वो इंस्पेक्टर हो या कोई भी हो। मगर ये साइड 2.0 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, नो डाउट, बहुत ज़्यादा। सर मेरा अगला सवाल है सर कि क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शिपिंग लाइन में ज्वाइन करे, आपका बच्चा भी कैप्टन बने, या सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कभी नहीं। ऐसा क्यों सर? हाँ, अगर वो अपने शौक से जाना चाहेगा तो चला जाए। अगर वो मुझसे परमिशन लेगा तो मैं कभी भी नहीं। आप जहाज़ के ऊपर अकेले रहते हैं, आप अपनी लाइफ बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं। आपको ये नहीं पता चलता आपके बच्चे कैसे बड़े हुए, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का नहीं पता चलता। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, आपने उनकी ग्रोथ देखी नहीं। आपने तो सारी लाइफ यहाँ देखी। आपके दोस्त सब खत्म हो गए, जहाज़ों पर आए, वक्ती दोस्त बने, वो भी घर चले गए, वो भी खत्म हो गए। 1-2 कॉन्ट्रैक्ट साल 2 साल तक उनसे रब्ता रहता है जहाज़ वालों से, वो ख़त्म हो जाता है। आपके जो स्कूल के दोस्त थे, आपके कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के दोस्त, सब आपके छोड़ देते हैं क्योंकि आप इतना सोशल ही नहीं हो सकते। जहाज़ पे आते हैं अलग दुनिया है। जब आप जहाज़ से घर जाते हैं तो आप बोलते हैं मैं घर वालों के साथ रहूँ।
आपकी सोशल लाइफ तो खत्म हो चुकी है। आपको कोई जानते ही नहीं, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। आपको मोहल्ले में आपके लोग नहीं जानते। वो पूछेंगे ये कौन है, ठीक है, महीनों में सालों में नजर आएगा एक दफा, तो आपको कोई नहीं जानता। ये गुमनाम जिंदगी है एक टाइप की। तो मैं नहीं चाहूंगा कि कभी भी जो है मेरे बच्चे इस सर थैंक यू सो मच, आपने अपना बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम दिया। सर बस अब एक लास्ट सवाल या फिर मेरे तरफ से कि सर ऐसा कुछ जो आप एज अ यंग यंग सीफेयर से पूछना चाहते हैं, या फिर जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, और प्लस यंग सीफेयर जो जिन्होंने अभी करियर स्टार्ट किया या जो वीडियो देख रहे हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली देंगे। ऐसा सवाल सर आपका कुछ? देखो, यंग जनरेशन के लिए मेरा तो ये है कि एग्जाम टाइम से निकालें। फिर सेकेंडली, मास्टर या चीफ इंजीनियर बनने के बाद फुल स्टॉप नहीं लगना, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज है। आप पायलट बन सकते हैं, आप पोलैंड जाए कि वावा करें, पायलटेज का कोर्स करें, आप जो है वेसल ऑपरेशंस के कोर्स करें, आयोश करें, निगोश करें, ऑफशोर की तरफ जाए। मास्टर और चीफ इंजीनियर पे आके अपनी लाइफ को फुल स्टॉप में लगाएं। इसके आगे भी जो है शिपिंग इंडस्ट्री है।